बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी रिजल्ट्स में ही आपके रीडर या व्यूअर को बताना है कि आपने क्या मेहनत की और उसका समय क्या आ रहा है। तो जितने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे उतना ही जो आपने मेहनत की है उसका अजर आपको भी मिलेगा और आपके रीडर को भी मिलेगा। जब भी आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो कुछ बुनियादी असूल है, जिसमें आपके पास अगर कैटेगोरिकल डाटा हो तो आप उसको फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अंदर शो करेंगे, जबकि न्यूमेरिकल डाटा को आप मीन और स्टैंडर्डाइजेशन की सूरत में प्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सली ये आपकी एक बेसिक प्रेजेंटेशन का तरीका है और वर्ल्ड वाइड जो है ये रिकॉग्नाइज। तो आपने जब भी आपके पास डाटा आएगा आपने उसको उसी सूरत में ही प्रेजेंट करना। जब हम एसपीसी से आउटपुट लेते हैं तो वहां पर आपके पास इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन आती है। तो सबसे पहले जो आपके अपने रिजल्ट्स के अंदर अपने डाटा को प्रेजेंट करना है उसमें आपको ये कोशिश करनी है कि जो सबसे पहला आपका पैराग्राफ है या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन के बारे में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हो। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के अंदर आपके जेंडर, उसकी एज, हाइट, वेट, बीएमआई, ये तमाम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर है। तो आप सबसे पहले अपनी स्टडी पॉपुलेशन के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर को एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन कर दें और बाद में आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते जाएं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक टेबल शो हो रहा है जिसके अंदर आपको मेल और फीमेल कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज नजर आ रही है, जबकि साथ में वैलिड परसेंटेज का एक कॉलम भी नजर आ रहा है। तो वैलिड परसेंटेज का कॉलम हम तब यूज करते हैं जब आपके पास यहाँ पर कोई मिसिंग डाटा आ रहा हो। अगर मिसिंग डाटा नहीं होगा तो वैलिड परसेंटेज वगैरह की जो है वो हमें जरूरत नहीं होती। तो ऐसे डाटा को या तो हम जो है वो नए टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम जो हमारे रिक्वायर्ड है वो ही यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो उस नया टेबल बनाने के लिए हमारे पास वर्ड के अंदर ये तरीकेकार है कि हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के टेबल में आपको 3 कॉलम चाहिए और मुख्तलिफ रो चाहिए। तो आप यहाँ से उसको जितने को हाईलाइट करेंगे उतनी रोज और कॉलम जो है वो आपको उसको बाद में हाईलाइट कर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उसका टेबल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ से ये आपको जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें आपके पास मेल फीमेल टोटल और उसकी फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज जो है वो गिवन हो। तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ेंगे तो इस तरह से आपके पास में आ जाएंगे। इसी तरह से ये जो कॉलम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को कर रहा है। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ये जो है ये परसेंटेज को शो कर रहा है, तो आप यहाँ परसेंटेज और ये जो करेक्टरिस्टिक है ये किसको शो कर रहे हैं, ये आपके जेंडर वेरिएबल जो है वो उसको शो कर रहे हैं। तो आप उसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और इसके नीचे जो टेबल है उसमें आप उसकी प्रेजेंटेशन बता देंगे कि ये जो टेबल है इसके अंदर आपके पास 34 जो कि 43.6% ऑफ द टोटल स्टडी पॉपुलेशन बन रहे थे वो मेल थे और 44 जो कि 56.4% थे वो आपके पास फीमेल। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स को बता रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये टेबल वगैरह प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर हम सिंपल पैराग्राफ के अंदर ही उसको शो कर देते हैं। तो अभी हम जो है वो इसको इस तरह से ही रखेंगे और जब सारे रिजल्ट्स लिख लेंगे उसके बाद हम इसको जो है वो देखेंगे कि असल रिजल्ट हम इस तरह से। इसी तरह से जब आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आएगा तो हमने पहले से देखा कि जब न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के अंदर जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो आपने जो है वो यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में आपके पास एक प्लस और माइनस का
साइन है तो हमने आप यहाँ पर ऐड इन कर दो। हम यहाँ पर हर मीन के साथ प्लस माइनस करके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को इंसर्ट कर। लेकिन यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग के अगर आप देखें तो आपके पास मेल फीमेल जो है वो बार बार आ रहा है। इसी तरह से ये जो नंबर ऑफ मेल और फीमेल है इसको हम पहले प्रेजेंट कर चुके हैं, तो उसको बार बार लिखना जो है वो बेहतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो इस तरह से जो है वो टेबल चाहिए जिसके अंदर यहाँ पर आपके जो रोज है वो आपके स्टडी वेरिएबल्स को प्रेजेंट करें और जो आपके पास कॉलम है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक को या जेंडर को जो है वो प्रेजेंट करें। तो हमारे पास यहाँ पर दो जो है वो ये डायकोटमी आपके पास कोई वेरिएबल है, तो आप इसको जो है वो दो आपको कॉलम इसके चाहिए होंगे, एक स्टडी वेरिएबल का कॉलम चाहिए होगा और एक की वैल्यू का जो है वो कॉलम चाहिए होगा। तो हम यहाँ से इसको 4 कॉलम वाला जो है वो एक टेबल बनाएंगे और जितने भी आपके स्टडी वेरिएबल होंगे +1 जो है वो उसके अंदर हम एक रो जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि वो आपके जो स्ट्रेटिफिकेशन करने वाला जो वेरिएबल है उसको प्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो आपका स्टडी वेरिएबल लिख देंगे। सबसे पहला वो आपके पास एक एज है और दूसरा जो है वो आपके पास वेट है, जबकि आपके पास जो बाइफरकेटिंग जो वेरिएबल है उसमें आपके पास एक मेल है और दूसरा जो है वो फीमेल है। तो आप उसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ से उसको उठाएंगे और मेल के अंदर पुट कर देंगे। ये आपके पास फीमेल की एज है, आप उसको यहाँ से उठाएंगे और आप उसको फीमेल में पुट कर देंगे। इसी तरह से वेट है तो मेल का जो है वो आप मेल में इंसर्ट कर देंगे और जो फीमेल का है वो आप फीमेल में जो है वो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है जो कि बता रहा है कि स्टैटिस्टिकल उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने की कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें इक्वल वेरिएंस को हमने अज्यूम करना है या नहीं करना। तो अगर तो आपके पास जो लेवेंस टेस्ट है उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जब 0.05 से कम आए तो इसका मतलब है हमने इक्वल वेरिएंस को अज्यूम करना है, और अगर इससे जो है 0.05 से आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पर आपके पास आ रही है, इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस को अज्यूम करना है। और अगर आपके पास 0.05 से कम वैल्यू आएगी तो आपको कहना है कि इक्वल वेरिएंस को अज्यूम नहीं करना। तो यहाँ से तो हमें पता लगा कि हमें इक्वल वेरिएंस वाले को ही देखना है। और आपके पास जहाँ पर भी एसपीसीएस के आउटकम में सिग्निफिकेंट लिखा होगा दिस इज बेसिकली पी वैल्यू। तो आपके पास पी वैल्यू आ रही है 0.476। तो अगर आप 0.05 जो है यानी कि 95% कॉन्फिडेंस के ऊपर आप इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चला कि आपके पास जो आपकी वैल्यू है ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पर जो एज है वो डिफरेंट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 0.476 जो है वो इसकी पी वैल्यू है और इसमें जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह हम वेट में देख लेते हैं कि मेल और फीमेल के वेट में क्या जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप लेवेंस की पी वैल्यू देखें तो वो बता रहा है कि हाँ जी हम इक्वल वेरिएंस को अज्यूम करेंगे, और वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.048। तो ये 0.05 से छोटी है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 0.048 और इसके साथ आप एक स्टेरिक लगा दें और इस टेबल के नीचे आप यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आगे में करते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई हुआ।
टी टेस्ट अप्लाई हुआ है और ये जो स्टेरिक लगा हुआ है इसका मतलब है कि पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो जब आपने ये लिख दिया तो आप इस टेबल की जरूरत हमें नहीं रही, इसको आपने रिमूव कर दिया और ये जो ऊपर वाला टेबल है इसकी जरूरत नहीं रही। और अब आप इसको नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें कि मीन वैल्यू एज जो है वो आपके पास 52.06 आई थी, फीमेल की जो है वो ये आई थी, और क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से छोटी नहीं थी तो इसलिए आपका जो है वो डिफरेंस डिपेंड नहीं है, जबकि आपके पास वेट के लिहाज से जो पी वैल्यू है वो 0.05 छोटी आई थी तो इसलिए जो है वो सिग्निफिकेंट। सिमिलरली अगर आप अनोवा टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो अनोवा टेस्ट की जो आउटकम आती है एसपीएसएस के अंदर जो इस तरह से आती है, तो वहाँ पर भी अब हमें जो है ये क्योंकि हमने उस कैटेगोरिकल में प्रेजेंट कर दिया होगा कि जो भी कैटेगरीज के लिहाज से हम उसको देख रहे हैं तो वो है या नहीं, तो आपने इसके अंदर भी आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी तरह से प्रेजेंट करना है कि आपने यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेने हैं, बाकी आपने मेजरमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको बता दें, अदरवाइज आप जो है उसको रिमूव कर दें, आप नया टेबल बना के आप उसके अंदर इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली इंसर्ट करें, यानी कि इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में प्लस माइनस का साइन आएगा वो आप यहाँ पर जो है वो पुट कर लेंगे और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इसके साथ लिख देना, और जब आप इसके साथ ये सारा लिख लेंगे तो फिर आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आपके पास ये जो डाटा होगा उसकी प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर जब आप उसको लेकर आएंगे तो आपने देखिएगा कि आपको अब ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है या इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अगर आप उसको इस तरह से क्लमजी सा लुकिंग है और वैसे भी नंबर देख के ज़्यादातर लोग जो है वो डर जाते हैं, तो हमने जो है वो इसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और एक टोटल का जो है वो आपके पास बॉक्स है, अगर आपको टोटल का बॉक्स बनाना है तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तब भी ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको 6 और एक स्टडी वेरिएबल का और एक पी वैल्यू का 8 बेसिकली आपको टोटल जो है वो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे कॉलम्स, और जितने स्टडी वेरिएबल है उतनी आपको जो है वो +1 रो बनानी पड़ेगी। तो आपके पास ये ORF1AB जो है वो एक कोविड का टेस्ट है, और इसी तरह से NG जो PCR के अंदर आउटकम आती है वो है आपके पास। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट, और आपके पास सीवियर आ गया तो आपने ये सीवियर लिख दिया, ये आउटकम आ गया आपके पास। और उसके बाद आपके पास टोटल का एक जो है वो ऑप्शन आ रही है, और उसके बाद आपके पास पी वैल्यू आ रही है, जो आपको एक्स्ट्रा कॉलम होगा उसको आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये जो भी वैल्यू है तो ORF के अंदर जो एसिम्प्टोमेटिक के आपके पास वैल्यू आ रही है वो आप इसमें एसिम्प्टोमेटिक में पुट कर देंगे, माइल्ड में पुट कर देंगे, मॉडरेट सिम्टम वाले मॉडरेट में कर देंगे, और सीवियर वाले सीवियर में कर देंगे, टोटल में पुट कर देंगे। और ये नीचे आपके पास जो अनोवा का टेबल आ रहा है उसकी वही सिग्निफिकेंट वैल्यू जो पी वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज 0.688। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीकेकार है। इसी तरह से क्योंकि ये आपके पास कॉमन है तो आप सिंपली इसके नीचे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको पुट कर दें। इसकी जो पी वैल्यू है एन जीन की पी वैल्यू वो आ रही है 0.646
तो इसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि एन जीन की या ORF1AB की जो वैल्यूज़ है वो सिम्टम्स के लिहाज से डिफ़र नहीं करती। तो आपके पास ये वाला जो टेबल है ये एक्स्ट्रा हो गया, अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेबल होगा, इसके नीचे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप यहाँ पर इसका बताएंगे कि इसके ऊपर अनोवा अप्लाई हुआ था और इस टेबल की भी खत्म होगी और फिर आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल आते हैं और आप अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस के ऊपर आप उस डाटा को प्रेजेंट कर रहे थे। तो वहाँ पर आपने लेट्स सपोज आपके पास जो PCOs है वो आपका बेसिक जो है वो यूनिट ऑफ स्टडी है और उसके लिहाज से आप देखना चाह रहे हैं कि बाकी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड आ रही हैं या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको एक तरीके का तो यह कि हर वेरिएबल को सेपरेटली इस तरह से लिखते हैं कि आप वहाँ पर देखें कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है। लेट्स उसका स्क्वायर टेस्ट हो रहा है तो आप इसके नीचे का स्क्वायर लिखते हैं और उसकी जो P वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन 0.01 तो आप यहाँ पर इसको इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हमें ये पता लग गया जो भी इंफॉर्मेशन थी तो आप इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ आप लिखेंगे कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हाइपर एंड्रोजनिज्म and PCOs, डायग्नोज PCOs। तो आप जो है वो इसको लिखिए और उसको आप क्यों आपने ये बात की कि P वैल्यू थी वो लेस देन 0.001 थी तो आपने इसलिए आपने तो एक तरीके का तो ये हो सकता है। दूसरा तरीकेकार आपके लिए ये हो सकता है कि आप जो है और आप इसको एक टेबल के अंदर या एक पेज के अंदर आप शो कर देंगे तो ये इस तरह से प्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो एक तरीकेकार तो ये है कि आप हर वेरिएबल के साथ इसको सेपरेटली जो है वो प्रेजेंट करें। या दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप SPSS में जाएं और आपका जो स्टडी वेरिएबल है वो है लेट्स सपोज PCOs। तो आप ये जिस तरह हम सिंपली का इसके निकालते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, क्रॉस टाइप में जाते हैं और क्रॉस टाइप के अंदर आप जो भी आपके वेरिएबल हैं वो आपने रोज के अंदर आप पुट कर लें और जो आपका मेन जो आपका स्टडी वेरिएबल है और आपने बाकियों के साथ आपने देखना उसका रिलेशनशिप है या नहीं तो आप उसको कॉलम में पुट करते हैं और सेल्स में जाकर आप उसकी जो परसेंटेज है वो आप उसके कि मुझे कॉलम वाइज उसकी परसेंटेज बताएं कि जिनमें PCOs पॉजिटिव था उनमें कितनों में ये स्टडी वेरिएबल जो है वो आपके वो पॉजिटिव या नेगेटिव आए और जिनमें PCOs नेगेटिव था उनमें जो आपके पास जो आपने डिफरेंट वेरिएबल या रिस्क फैक्टर्स आपने देखे हैं वो कितनों में पॉजिटिव या नेगेटिव था। तो आप इस तरह से इसको जो है वो कंटिन्यू तो आपने इसको कॉलम वाइज इसको आपने निकालना है, इसको कंटिन्यू कर लेना है और इसमें हमें जो है वो कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई ऑड्स रेशियो या रिलेटिव लिस्ट निकाला तो आप इस यहाँ से मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे और आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो जब आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स आ गए तो उसको आप क्या करें कि आप जो है वो एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल के अंदर। तो ये आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें। तो एक्सपोर्ट मैंने किया इसको और मैंने उसको कहा कि ये जो भी मेरे पास आउटकम आई है उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे आप लिखा कि ओपन को डेमो फोल्डर तो आप इसको जो है वो आपके पास
ये आप उसको ओपन कर लेंगे, ओपन कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फोल्डर ओपन कर देगा, आपको सर्च करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके पास ये रिजल्ट आएंगे तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप उसको तमाम जो भी आपकी स्टडी वीडियो है उसको समराइज करके आपने सारा रिजल्ट जो है वो निकाल देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो इसका फोल्डर ओपन हो चुका हुआ है और इसके लिए जो आपके रिजल्ट है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्योंकि इसमें ये जो मेरे पास रिजल्ट है इसमें PCOs जो है वो सब में देखिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो परसेंटेज आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि डिस्मेनोरिया जिसके अंदर है उसमें जिनमें PCOs था उनमें 46.3% में वो पॉजिटिव था, अदर में जो है वो नेगेटिव था। इसी तरह इनमें 30.4% में था और 69.6% में नहीं था। तो आप क्या करेंगे कि आप सिंपली इसको हाईलाइट करें और इसको रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल करके तो अब आपके जितनी मर्ज सेल है वो खत्म हो जाएंगे। और अब आप इसको जो है वो इस तरह से टोटल करें कि आपके ये वाले जो है ये तमाम को हाईलाइट करें। ये देखिए यस और नो सेम चीज़ है, तो आप इसको सिंपली डिलीट करेंगे। तो ये आपका ये ओलिगोमेनोरिया आ गया। इसी तरह से आपने जितने भी आपके वेरिएबल हैं आप उसको उस तरह से नो वालों को डिलीट कर दें और यस वालों को जो है वो आप रख लें। तो ये आपके पास जो है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया। अब जब आप डिस्मेनोरिया लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि जिनमें डिस्मेनोरिया था उनके बारे में ये स्टैटिस्टिक्स आ रही है और जिनमें नहीं था उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉलम की भी अहमियत जो है वो खत्म होगी। तो ये आपके पास वैकेंसी आ गई और ये उसके नीचे उसकी परसेंटेज आ गई और ओवरऑल भी आपके पास लग गया कि डिस्मेनोरिया जो आपकी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें कितने लोगों ने था। तो आप अपने टेबल को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और वर्ड के अंदर जाकर आप इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दें। और अगर आप इसको थोड़ा सा कोई चेंज वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप उसको टाइम रोमन के अंदर कर दिया, 11 आपने साइज कर दिया और ये लेआउट में जाके आपको इसको ऑटो फिट कंटेंट कर देना है या ऑटो फिट विंडो कर दिया जैसे आपको बेहतर लगे। और फिर अगर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह इसमें करना है तो आप उसको इस तरह से आप जहाँ से डिज़ाइन लेंगे उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपके डाटा को रिजॉल्व करने के डिफरेंट मेथड। थैंक यू।